Hello everyone, this is इंद्रजीत कौर. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, कल हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था. आज हम करेंगे इसी का ही सेकंड पार्ट. ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये आपको मेरी वेबसाइट easySST.in पर भी मिल जाएंगे. आप वहाँ जाकर भी इन्हें पढ़ सकते हैं. तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में कैसे आनी शुरू हुई, कैसे नेशन स्टेट्स बनने शुरू हुए. नेशन स्टेट क्या है? कोई भी एक ऐसी कंट्री जिसके मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स ये महसूस करते हैं कि उनकी कॉमन आइडेंटिटी है और वो एक कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते हैं, तो उसे नेशन स्टेट कहा जाता है. जैसे हम इंडियंस, हम सब क्या कहते हैं कि हम इंडियन हैं. हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है कि वी आर इंडियन और हमारा एक कॉमन पास्ट भी है. जैसे कि हमने बहुत मुश्किल से अंग्रेजों से अपनी आज़ादी ली है. टिल मिड 18th सेंचुरी यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे. जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये सभी जो आज हमें जो बड़े बड़े ये देश नज़र आते हैं, ये सब उस समय छोटे छोटे किंगडम्स में, डचीज और कैंटन्स में, यानी कि छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बटे हुए थे. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो थे वो ऑटोक्रेटिक मोनार्क के अंडर थे, यानी कि वहाँ पर निरंकुश राज्य राज करते थे. इन टेरिटरीज में डाइवर्स अलग अलग तरह के लोग जो थे वो रहते थे. वो अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते थे और वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे. अलग अलग जातियों के लोग थे. उस समय की यूरोपियन सोसाइटी में 2 मेजर क्लासेस थी. पहली एरिस्टोक्रेसी, जो कि कुलीन वर्ग था, जिसे आप सिंपल समझने के लिए कह सकते हो कि वो लोग अमीर थे. अब ये जो अमीर लोग थे ये गिनती में कम थे और ये आपस में, एक तो उनका रहन सहन का तरीका सबका एक जैसा था अमीरों का, और ये लोग आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि इनकी शादियां आपस में ही होती थी. यानी कि ये नहीं है कि ये लोग गरीब घरों में शादियां करवाते थे, अमीरों की अमीरों में ही शादियां होती थी. उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, उनके पास टाउन हाउसेस थे. वो फ्रेंच भाषा बोलते थे अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए, और पॉलिटिकल पर्पस के लिए वो लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे. और दूसरा जो वर्ग था वो था पीजेंट्री, किसान. ये जो किसान थे, ज़्यादातर पॉपुलेशन का हिस्सा जो था इन्हीं से बना हुआ था, यानी कि ज़्यादातर लोग किसान थे. उनके पास या तो बिल्कुल थोड़ी ज़मीन थी या ज़मीन थी ही नहीं. इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हो गया था. आप सभी को पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत ही इंग्लैंड में हुई. लेकिन फ्रांस और जर्मन स्टेट्स में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में ही हुआ. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो समाज में नए सोशल ग्रुप बने. पहला था वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और दूसरा था मिडिल क्लास. अब ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है ये सबसे पहले मिडिल क्लास में ही पॉपुलर हुआ. लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादियों की नज़र में नेशनलिज्म क्या था? लिबरलिज्म, ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड लिबर से बना है, जिसका मतलब है फ्री, आज़ाद. न्यू मिडिल क्लास जो थी उसके अनुसार, न्यू मिडिल क्लास के अनुसार लिबरलिज्म के कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स थे. पॉलिटिकल स्फेयर्स में लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था उनके लिए कि अगर लिबरलिज्म है इट मीन्स कि एक ऐसी सरकार होगी जो सबकी सहमति से बनेगी, ऑटोक्रेसी खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी सभी रख सकते हों और लॉ के सामने सभी बराबर हों. लेकिन इक्वेलिटी बिफोर लॉ का जो मतलब था, जो लिबरल्स थे ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोट देने का हक मिले, सभी
अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ तो डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि वोट देने का हक सभी को मिले। और इकोनॉमिक स्फीयर में जो है ये लिबरलिज्म का क्या मीनिंग निकाल रहे थे कि मार्केट्स फ्री होंगी, यानी कि ट्रेड करना, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेना लेकर जाना, व्यापार करना इजी हो जाएगा। रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, स्टेट्स के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं एक गुड्स और कैपिटल को एक से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, वो सभी भी ख़त्म हो जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले पोर्शन में पढ़ा था कि नेपोलियन ने बहुत सारे प्रदेशों को जीता और उसने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, तो उसने छोटे छोटे प्रदेशों को मिलाकर 39 स्टेट्स का ही एक कन्फेडरेशन बनाई थी। और वहाँ पर क्या था कि सभी स्टेट्स की अपनी अलग अलग वेट्स और मेजर्स थे, हर एक का अपना अलग सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स था। तो ये बहुत ही मुश्किल का काम था कि हर स्टेट में एक से दूसरी स्टेट में जाने के लिए ही कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी और वेट और मेजर्स बदल जाते थे, तो जो व्यापारियों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो इन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए ज़ोलिवेरियन की फॉर्मेशन की गई। अब ये ज़ोलिवेरियन क्या था? ये एक कस्टम यूनियन था। ये प्रशिया के इनिशिएटिव से बना था, यानी कि प्रशिया के प्रयासों से बना था 1834 में, और इसमें बहुत ज़्यादातर जर्मन स्टेट्स ने इसे ज्वाइन कर लिया। अब इस कस्टम यूनियन ने क्या किया? इन्होंने टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया, यानी कि एक से दूसरी स्टेट्स में जाने पर जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी वो सभी ख़त्म कर दी गई। और नंबर ऑफ करेंसीज जो पहले 30 थे उनको कम करके सिर्फ कितनी कर दी गई? ओनली 2 में कन्वर्ट कर दिया गया। न्यू कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता। अब ये कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद क्या है? एक ऐसा विश्वास कि जिसमें ये लोग जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो ये समझते हैं कि ओल्ड ट्रेडिशंस, जो पुरानी परंपरागत हमारी परंपराएं हैं और जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल सेटअप, प्रॉपर्टी और फैमिली, ये बचा के रखने चाहिए, चेंज नहीं करने चाहिए। ये जो कंजर्वेटिव्स थे ये क्रिटिसिज्म, और इनका कोई क्रिटिसिज्म करे, कोई इनकी आलोचना करे, ये उसे भी बर्दाश्त नहीं करते थे। जैसे ही नेपोलियन हार गया तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स, जो ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट बनी वो कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट पर बेस्ड थी, यानी कि रूढ़िवादी गवर्नमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे बन गई। वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव एक शहर वियना में इकट्ठे हुए और उन्होंने वियना कांग्रेस बुलाई और वहाँ पे वियना संधि की। कांग्रेस को होस्ट कौन कर रहा था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और इस कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि नेपोलियन के समय में जितने भी चेंजेस यूरोप में हुए हैं उन सभी को ख़त्म करना। तो इस संधि में कौन कौन से, इस वियना कांग्रेस में कौन कौन से प्रोविजंस रखे गए? कि पहला तो ये था कि बॉर्बन डायनेस्टी, जो बॉर्बन वंश था, उसे फिर से पावर दे दी गई। फ्रांस ने जितने भी इलाके नेपोलियन के राज में जीते थे उन सभी को उसने खो दिया, यानी कि उससे वापस ले लिए गए। और फ्रांस की आगे एक्सपेंशन ना हो सके इसलिए ये उसके बॉर्डर्स पर, फ्रांस की बाउंड्रीज पर बहुत सारी स्टेट्स बना दी गई। ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल दे दिया गया, रशिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स जिसमें बेल्जियम भी इंक्लूडेड था उसे नॉर्थ की तरफ बना दिया गया। यानी कि फ्रांस के आसपास ये सभी स्टेट्स डेवलप की जा रही थी कि फ्रांस आगे एक्सपेंड ना किया कर सके।
जिनोवा को पिडमोंट में मिला दिया गया, प्रशिया को कुछ इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, कुछ इलाके उसकी वेस्टर्न साइड पर दे दिए गए। लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स थी उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। यस स्टूडेंट्स, होप सो कि आप मेरी अगली वीडियो भी ज़रूर देखेंगे। बाकी जो पार्ट रह गया है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।